दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो आगामी सक्षमता परीक्षा प्रस्तावित है उसके लिए हमने आज हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और भी जो वनडे एग्ज़ाम हैं जैसे यूपी टेट है, एस्टेट है, वीपीएससी टीआरई-4 है, एसएससी जीडी है, एनटीपीसी है, इत्यादि एग्ज़ामों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार ज़रूर देखिएगा आप लोग। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल रहेगा कि चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास कि अव्ययी भाव समास। देखिएगा, अगर विग्रह हम लोग करेंगे तो हो जाएगा चार राहों का समूह। चार राहों का समूह। और हम जानते हैं जहाँ पे संख्या का बोध हो जाता है वहाँ पे कौन समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। कर्मधारय समास में जो है आपको विशेषण और विशेष देखने को मिलेगा। जैसे पीताम्बर, पीले हैं जिनके वस्त्र, विशेषण और विशेष देखने को मिलेगा। बहुब्रीहि समास में जिसमें एक अन्य पद प्रधान होता है जैसे दशानन हुआ, वीणापाणि हुआ इत्यादि से 10 मुखों वाला अर्थात रावण हो जाएगा। वीणा को धारण किया अर्थात सरस्वती जी हो जाएगा। और अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है अर्थात उपसर्ग लगा होगा। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति हुआ। भरपेट, इसमें आपको उपसर्ग देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। सभी समासों को हमने बारी बारी से बताने का प्रयास किया। तो चौराहा में द्विगु समास हो जाएगा, चार राहों का समूह। इस प्रकार जो है विग्रह करके हम जो है समास को पहचान सकते हैं। लगभग हर परीक्षाओं में आपको समास से 2 से 3 सवाल देखने को जरूर मिलेंगे। कोई भी एग्जाम में बैठिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है दशानन में कौन सा समास है? दशानन का विग्रह हो जाएगा 10 मुख हैं अर्थात जिसके 10 मुख हैं अर्थात जिसके रावण। क्या रहेगा? रावण। तो जहाँ पर एक तीसरा पद प्रधान होता है, एक अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पे हम लोग जानते हैं बहुब्रीहि समास हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यय से सवाल बना है। कभी कभी लोग प्रत्ययों से सवाल देखकर जो है गलती मार देते हैं। लिखाई में प्रत्यय है। प्रत्यय वो होता है जो किसी शब्दांश के बाद में रखकर जो है उसका नया अर्थ दे देते हैं, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। लिखाई में प्रत्यय पूछा गया है, बड़ी ई है कि आई है कि ई है कि खाई है। तो लिख धन आई, लिख धन आई तो क्या बन जाएगा? लिखाई, लिखाई बन जाएगा। लिख जो है शब्दांश था, मूल शब्द लिख था, उस पर हमने आई लगा दिया। कौन सा प्रत्यय लगा दिया? आई। तो हो गया लिखाई। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है ठाकुराइन में एक प्रत्यय है। राइन है कि आइन है कि इन है कि इनमें से सभी है। तो हो जाएगा ठाकुर
धन आइन। तो इसका जो पूरा हो जाएगा ठकुराइन। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा आइन प्रत्यय हो जाएगा। इसमें समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसी प्रकार जो है एक शब्द हम आप लोग होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। लेखक में कौन सा प्रत्यय है? लेखक में कौन सा प्रत्यय है? आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट करके, क्वेश्चन मार्क। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। शाश्वत का विलोम शब्द है, संश्लेषण है, नश्वर है कि श्वेत है, कि इनमें से कोई नहीं है? तो संश्लेषण का विलोम होता है विश्लेषण। शाश्वत का होता है नश्वर। श्वेत का विलोम होता है कृष्ण। श्वेत का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण। श्वेत माने होता है सफेद या उजला, और कृष्ण माने होता है काला। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। तो शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नश्वर। शाश्वत माने होता सभी जगह, और नश्वर माने होता कहीं पर भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला बहुत अच्छा सवाल है। स्वागतम में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है? बताइएगा आप लोग। काफ़ी बार सवाल बना है। तो हम लोग स्वागतम का जो है पहले संधि विच्छेद कर लेंगे। सु प्लस आगतम, तब जाके बनता है स्वागतम। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्वर आ गया है, तो व्यंजन तो विसर्ग हो नहीं सकता। संधि बची हमारी स्वर, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगर इसके अंदर और पूछ लेता आपको स्वर के अंतर्गत कौन सी संधि होगी, क्योंकि स्वर के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाध संधि। एक आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूँ, याद रखिएगा। अगर जिसे आपको किसी में संधि पूछा गया, अगर उसका आधा अक्षर कटा हुआ है, मतलब आधा अक्षर किसी का है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आप लोग सीधे साधे यण संधि लगाइएगा। तो स्वागतम में स्व जो है आधा अक्षर कटा हुआ है, आधा सा है, तो डिनोट करता है ये यण संधि हो जाएगा। दीर्घ में यण संधि। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा रहेगा कि भानुदय में कौन सी संधि? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, या इनमें से कोई नहीं? तो भानुदय का जो है हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, देखेंगे क्या है। हो जाएगा भानु धन उदय, मतलब छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा ऊ। जब ह्रस्व प्लस ह्रस्व बन के दीर्घ बन जाए, तो वहाँ पे दीर्घ संधि हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपकार में प्रयुक्त उपसर्ग है
अप है, उप है, कार है, उ है। तो उपकार को अगर हम तोड़ें उ, तो टूट जाएगा उपधन कार। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएगा? उप। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा, उप इसका उपसर्ग हो जाएगा। उप माने होता है पहले, जो शब्दांश से पहले लग जाए। कार में उपसर्ग लग गया उप, उपसर्ग हो गया, उपकार शब्द बन गया। इसी प्रकार अप में हम मान जोड़ दें तो हो जाएगा अपमान। तो अपमान में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। अधिकार में प्रयुक्त उपसर्ग है। अधि है, आ है, कार है, अधिक है। बताइएगा आप लोग, अधिकार में प्रयुक्त उपसर्ग तो हो जाएगा अधि धन कार। क्या हो जाएगा? अधिधन कार। तो विकल्प नंबर इसका जो है पहला सही जवाब हो जाएगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप लोगों को सब क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी आप क्लास डाली जाएंगे आप तक सूचना मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जो होगा बटन जो है दबा लीजिएगा आप लोग। और भी जो ग्रुप बने हुए हैं वो भी अपने फ्रेंड सर्किल में जो है भेज दीजिएगा। इस क्लास के बारे में अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास मैं करूँगा। जो भी समय मुझे मिलता है मैं इस क्लास बनाने में देता हूँ। स्कूल आने पर, स्कूल जाने से पहले और स्कूल आने के बाद मुझे भी समय 9 से 4 ड्यूटी देना होता है। तो जो भी मैं प्रयास करता हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि पढ़ाना भी होता है स्कूल में। उसके पश्चात ही मैं क्लास को तैयार कर पाता हूँ। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? शब्द कहेंगे कि वाक्य कहेंगे कि समास कहेंगे, संधि कहेंगे? जब दो वर्णों के जब मेल को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं हम लोग समास। क्या कहते हैं? जब शब्दों का जब मेल हो जाता है तो क्या हो जाएगा? वाक्य बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका, दो वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। संस्कृत के ज्यों का त्यों प्रयुक्त हुए शब्दों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तद्भव कहेंगे कि तत्सम कहेंगे कि देशज कहेंगे कि विदेशज शब्द कहेंगे? बताइएगा आप लोग। देखिए, अगर संस्कृत भाषा के ज्यों का त्यों इस्तेमाल हो रहे हैं शब्द तो उन्हें हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। विकल्प नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। जो तत्सम शब्दों का हिंदी वर्जन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द वे होते हैं जो हमारे देश में ही जन्म होता है इनका, जैसे लोटा हुआ, पगड़ी हुआ, टट्टी हुआ, आदि आदि ऐसे शब्द जो होते हैं ये देशज शब्द होते हैं। विदेशज शब्द जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे ट्रेन हुआ, विदेशी शब्द है। ऑफिस हुआ, विदेशी शब्द है। हॉस्पिटल हुआ, विदेशी शब्द है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं
विदेशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम चलने का प्रयास करूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। पगड़ी निम्न में एक ऐसा शब्द है, तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है कि विदेशज है। तत्सम संस्कृत से आते हैं और जो संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हो जाए हम लोग तद्भव कहते हैं। देशज शब्द वे होते हैं जिनका जन्म हिंदी अपने देश में ही हुआ है, और विदेशज शब्द वे होते हैं जो बाहर से आए हुए हैं। जैसे इंग्लिश भाषा के कुछ शब्द होते हैं और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो विदेश से आए हुए हैं। तो पगड़ी जो है हमारे देश का ही शब्द है, देश में ही जन्मा है, तो पगड़ी जो है देशज शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल रहेगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी, डोंगरी। एक बात आप लोग याद रखिएगा, संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12। नंबर एक बात ये कि सवाल हिंदी का है, जीएस में आ गए हम लोग। संविधान में अनुसूची 12 है, जिसमें जो 8वीं अनुसूची है उसमें हम भाषा का जिक्र किया गया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो मूल संविधान में जो है 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। बट वर्तमान में जो है कुल भाषाओं की संख्या जो है 22 है। कैसे? पहले 14 भाषाएं थी, 21वां संविधान संशोधन हो जाता है तो सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है। कौन सा? सिंधी भाषा को। 71वां संविधान संशोधन होता है, 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। उसकी ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 2171 को हम जोड़ेंगे, 92 संविधान संशोधन होता है, 15वीं भाषा हुई, 16, 17, 18 भाषाएं हो गई 71 तक। फिर इसमें 4 जुड़ जाती हैं, 18 से 22 भाषाएं बन जाती हैं। 92 संविधान संशोधन में जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, BDMS। आप लोग तो याद रखिएगा, BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, यहाँ पे संथाली होता सही हो जाता, बट भोजपुरी था, इसलिए भोजपुरी जो है भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। विकल्प नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। बताइएगा आप लोग। BDMS ट्रिक याद रखिएगा। अगला सवाल अच्छा है कि अंगुली का तद्भव रूप है। अंगुल है कि अंगुली है कि उंगली है? बताइएगा आप लोग। अंगुली का जो तद्भव शब्द है वो हो जाएगा उंगली, क्योंकि अंगुली एक प्रकार का तत्सम शब्द हो जाएगा, उंगली इसका तद्भव रूप हो जाएगा। तो विकल्प नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कहावत कही गई है कि चूहे के चाम से
नगाड़े नहीं मढ़े जाते। निम्न कहावत का अर्थ है, पहला है कंजूसी करना, दूसरा है सीमित साधनों से काम चलाना, तीसरा है छोटे होकर बड़ा काम करना, चौथा है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो इसमें से बताइएगा आप लोग कौन सा सही जवाब हो सकता है। कंजूसी नहीं करना बिल्कुल नहीं होगा, सीमित साधनों से काम चलाना बिल्कुल नहीं होता है, छोटे होकर बड़ा काम करना विकल्प इसका चौथा सबसे बेहतरीन होता है, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। जैसे आप लोगों को कोई बड़ा कार्य करने से आपको मकान अच्छा सा बनवाना है, बहुत बढ़िया, और आपके पास मकान वाली जो सामग्री होती है बहुत थोड़ी है, ईंट बालू सीमेंट मोरंग बहुत थोड़ी है, तो क्या मकान अच्छा बनना संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है। जब थोड़ी आपके पास सामान है और मकान सोचेंगे बहुत अच्छा बन जाए, तो क्या संभव? बिल्कुल नहीं संभव। इसलिए कहा गया है सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। एक बात याद रखिएगा, कहावत बिल्कुल सही बैठती है। अगर समन्वय ज़्यादा होगा ना तो वैसा आप काम भी करेंगे। जब मेहनत ज़्यादा करेंगे पढ़ाई में ना तो सफलता मनचाही मिलती है। समझ में आया? वही कही गया, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कहावत अच्छी थी और आप लोग जोर जोर से मेहनत करते रहिए और अपने मेहनत को साकार कीजिएगा, लगे रहिएगा, अपने माँ बापों का सपना पूरा कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तो हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला है, निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। एक तत्पुरुष समास पूछा गया है, हम लोग बताइएगा इसमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन हो सकता है। रसोई गैस है, रसोई घर है, कि त्रिभुवन है, कि नवयुवक है, कि सीताराम है। सभी का हम विग्रह करके देखेंगे। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, त्रिभुवन में हो जाएगा तीन भवनों का समूह। नवयुवक का हो जाएगा युवकों में जो है नवक, युवकों में जो है नया। सीताराम में हो जाएगा सीता और राम, सीता और राम। तो जाहिर सी बात है आप लोग कि तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह हमको देखने को मिलता है। और कारक चिन्ह हमको कहां पर देखने को मिल रहा है? के लिए। रसोई के लिए घर है तो विकल्प नंबर इसका पहला सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। रसोई घर में जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा। तीन भवनों का समूह त्रिभुवन में जो है द्विगु समास हो जाएगा। नवयुवक में कर्मधारय समास हो जाएगा, जबकि सीताराम में द्वंद्व समास हो जाएगा, सीता और राम। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा तत्पुरुष समास किसका उदाहरण है। रसोई गैस का जो है उदाहरण है तत्पुरुष समास का जो है रसोई घर उदाहरण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये सेशन का अंतिम सवाल रहेगा आज की क्लास का। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, बताइएगा आप लोग। श्याम है कि नदी है कि बचपन है कि पानी है। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है जो भावनाओं के द्वारा व्यक्त की जाती हैं। श्याम एक प्रकार का नाम है, और जब किसी का नाम होता है तो वहां पे हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति
वाचक संज्ञा। नदी में कौन संज्ञा हो जाएगी आप लोग बताइएगा। नदी में होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। बचपन में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। बचपन जो है अवस्था का नाम है। और पानी में द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रवित पदार्थ जो होते हैं सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। बचपन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नदी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा बचपन सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये अंतिम सवाल के साथ आज की वाणी विराम होता है। फिर अगली क्लास में कुछ कहने सुनने का मैं प्रयास करूँगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए। आपको वादा रहा हमारा कुछ न कुछ यहाँ से लेकर अवश्य जाएंगे। तो ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलूँगा। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।